स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, खमागणेन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारे भारत देश में अगर हम जस्ट पिछली जनरेशन में चले जाएं तो एक इंसान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डरता था या डरता है वो है उसके माँ बाप। ये भूत वूत तो सब बाद में आते हैं। सबसे पहले इंसान को डर लगता था अपने पिताजी से। जी हाँ, मेरे तो कुछ ऐसे दोस्त भी रहे हुए हैं जिनके पिताजी अगर गुस्से में आ जाए तो खड़े खड़े पेंट में सूसू कर दिया करते थे। और आई होप आपके भी ऐसे दोस्त या तो होंगे या फिर रहे होंगे। अगर आपके भी ऐसे दोस्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारी आज की जो कहानी है वो भी एक ऐसे इंसान की है जो अपने माँ बाप से बहुत डरता था। उसके मन में क्या है, वो क्या करना चाहता है, ये सब बताने में वो बहुत घबराता था। हमारी आज की कहानी गोरखपुर यूपी से है और ये इंसिडेंट हमसे शेयर किया है सविता जी ने। और यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो उनके परिवार में हुआ, उनकी बेटे और बहू के बीच में हुआ। और आज के इस इंसिडेंट से, इस कहानी से आपको ये जानने को मिलेगा कि कई बार इंसान अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक पहुंच सकता है, जबकि वो जो काम करवाना चाहता था वो सिंपल बातचीत होकर भी हो सकता था। लेकिन एक सीधी सी चीज को घुमा घुमा कर इतना टेढ़ा बना दिया जाता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं ऐसी एक कहानी के अंदर। आई होप ऐसी कहानी आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास ऐसा कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं या फिर हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने एक बुक लिखी है, आप यहाँ पर उस बुक का फोटो देख सकते हैं। और ये बुक बेस्ड है यक्षिणी के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट की है। आप लोगों को इसको पढ़ के मजा आ जाएगा। बुक कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। आप Amazon से, फ्लिपकार्ट से इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं और आई कैन गारंटी यू वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको लगेगी इन टर्म्स ऑफ हॉरर फिक्शन। तो मिस ना करें, अभी के अभी अपनी कॉपी को बुक करें। और इसी के साथ साथ हम लोग स्पॉटिफाई पर भी प्रेजेंट है। आप हमारे स्पॉटिफाई पे भी हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है और हमारे शो का नाम है प्रिंस सिंह द हॉरर शो। चलिए, प्रमोशन बहुत हो गया, अब चलते आगे। लाइक सब्सक्राइब के लिए बाद में पूछूंगा मैं आप लोगों से। तो यह कहानी की शुरुआत होती है जब सविता जी के बेटे रवि की शादी हुई एक सीधी सादी लड़की अंजलि से। अंजलि सुंदर सुशील लड़की, आते उसने पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी उठा ली थी और घर का सारा काम करना, अपने सास ससुर का ध्यान रखना। आपको बता दूं, रवि सविता जी का इकलौता बेटा था। तो बड़े धूमधाम से उसकी शादी की गई थी। शादी हुई, सब बढ़िया रहा, सारे फैमिली फंक्शंस हुए और उसके बाद इनकी रोजमर्रा की लाइफ चलने लगी। आप जानते हैं जब शादी होती है उसके बाद रिश्तेदारों का, मिलने वालों का आना जाना लगा रहता है। तो इस तरह से 1 महीना इनकी शादी को गुजर चुका था और अब घर पे मेहमानों का या फिर नोन्स का आना भी अब कम हो गया था। शादी होने के बाद इनकी जो ननद थी उसका नाम था रूबी, मतलब जो रवि की कजिन सिस्टर थी, उसने इनके माँ बाप को आइडिया कि भाई देखो भैया की शादी हो गई, सब लोग मिलजुल भी चुके हैं, अब दुल्हा दुल्हन को घूमने जाने दो। और उन लोगों ने इनका हनीमून प्लान किया और इनका एक ट्रिप बुक करवाया शिमला का। 1 वीक का इनका ट्रिप था। जिस दिन ये ट्रिप के लिए बाहर निकल रहे थे तो जैसे मतलब टैक्सी आ जाती है, सामान वामान रख रहे थे, तभी इनके सामने के घर में रहने वाली एक औरत जिनसे मिला जुला करती थी वो आती है और अंजलि का हाथ पकड़ती है। और वो अंजलि का हाथ एकदम से ऐसे पकड़ते हैं कि उसके हाथ की जो चूड़ी होती है वो टूट जाती है। अब आप जानते हैं चूड़ी का टूटना अपशकुन माना जाता है। तो जो रवि की मदर थी उनको बहुत गुस्सा आया, वो कुछ बोलने वाली थी, तभी रवि ने उनको रोक दिया। सभी लोग यहाँ पे पढ़े लिखे थे, रवि इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं मानता था। तो सविता जी कुछ ना कुछ बोलती, लेकिन रवि के रोकने पे वो रुक गई और उसके बाद अपनी माँ को आंखों में समझाकर गाड़ी में बैठकर ये लोग निकल गए। अब जो इनका ट्रिप 7 दिन का था वो ट्रिप ये 4 दिन के अंदर ही खत्म करके वापस आ गए। ऐसे अचानक से जब ये दोनों वापस आ गए तो घर वालों को लगा कि यार ये क्या चक्कर है। उन्होंने रवि से पूछा बेटा क्या बात हुई, तो रवि ने ऐसे ही बात टाल दी।
लेकिन सविता जी ने ऑब्जर्व किया कि अंजलि के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस उनको दिख रहे थे। उसका चेहरा भी थोड़ा अजीब सा हो गया था, जैसे वो बीमार हो गई हो। उन्होंने पूछा भी रवि से कि बेटा क्या बीमार हो गई थी क्या? तो बोलता है हाँ हाँ, ऐसे इसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम लोग वापस आ गए हैं। खैर रवि ने अपनी मदर को कुछ भी नहीं बताया और उनके माँ बाप भी थोड़ा ठीक है अब क्या कर सकते हैं, उन्हें लगा कि हो सकता है इनकी कोई बातचीत हो गई हो, कोई झगड़ा वगड़ा हो गया हो, इसकी वजह से अपने ट्रिप एंड करके आ गए हो। खैर उन लोगों ने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की। अभी सब लोग खाना वाना खा पी कर रात को सो रहे थे कि तभी घर के अंदर अंजलि के चिल्लाने की आवाज गूंजती है। उसके चिल्लाने की जो आवाज थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, उसकी आवाज में एक अलग ही भयानकपन सा था। और सविता जी और उनके हस्बैंड दोनों उठ जाते हैं उस आवाज को सुनकर। सविता जी उनके रूम की तरफ जाने लगती है तो उनके हस्बैंड उनको रोक देते हैं और बोलते हैं कि इन मियाँ बीवी के आपस का मामला है, हो सकता है इनके बीच में लड़ाई हो रही हो, अभी अपना बोलना ठीक नहीं है, तुम सुबह रवि या फिर अंजलि से बात कर लेना। करीबन 15 मिनट तक अंजलि ऐसे ही चिल्ला रही थी जैसे कोई उसे पीट रहा हो, कोई उसे मार रहा हो। दोनों हस्बैंड वाइफ को लग रहा था कि शायद रवि अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहा है। गुस्सा उन्होंने बहुत आ रहा था लेकिन उन्होंने अपने आप को रोके रखा। सुबह करीबन 10 बजे उठकर ये दोनों बाहर आए। जब ये बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अंजलि जो थी उसकी हालत बड़ी अजीब सी हो रखी थी। मतलब होता ना एक बीमार आदमी, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे, सूजी सूजी आंखें हो रही थी, पूरी रात वो सोई हुई नहीं हो। उसे ऐसा देखकर सविता जी अंजलि के पास जाती है और उससे पूछती कि बेटा क्या हुआ, तुम रात को तुम्हारे कमरे में से चिल्लाने की आवाज आ रही थी तुम्हारी। तो अंजलि ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वो रवि से जाकर पूछती है तो रवि उनकी बात को टालकर ऑफिस जल्दी जाना है ये बोलकर वहां से निकल जाता है। उस दिन घर में एक अजीब सी शांति थी। घर में जो नई बहू के आने की खुशियां थी वो भी एक अलग सी मनहूसियत में बदल गई थी। अंजलि पूरा पूरा दिन किसी से बातचीत नहीं करती, तो उस दिन भी वो ऐसे ही अपना किचन में काम कर रही थी। तभी इनकी जो कजन सिस्टर थी रूबी, वो वहां पर आती है और आकर मतलब कुछ खाने वाने के लिए निकालना शुरू करती है। रूबी बेसिकली इनके साथ ही रहा करती थी, अपनी पढ़ाई वगैरह कर रही थी, तो खाने के लिए सामान निकाल रही होती। तभी उसे एक अजीब सी हंसी की आवाज आती है। वो सोचती है कि शायद अंजलि जो है वो हेडफोन लगाकर कोई वीडियो वगैरह देख रही है, तो वो इग्नोर करती है। 2-3 बार उसे वो हंसी की आवाज आती है तो वापस से घूमकर देखती तो वो देखती कि अंजलि ऐसे स्लैब पर अपने फिंगर को रखकर उस पर चाकू मार रही है और हंस रही है, और उस फिंगर से कटने की वजह से खून निकल के उस स्लैब के ऊपर इकट्ठा हो गया है। ये देखकर वो फटाफट से भागते चिल्लाती है और सविता जी को बुलाती है। ये दोनों उसको पकड़कर हॉल में सोफे पे लेके जाते हैं, वहां बैठकर उसकी पट्टी वगैरह करते हैं। पूरे टाइम अंजलि बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। सविता जी उससे बार बार पूछ रही थी लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। अब जैसे ही रूबी उनकी पट्टी कर रही थी, उसकी बहू की मतलब अंजलि की, तो एकदम से उसको धक्का देती है और उसकी उंगली जो खून आ रहा था उसको से चूसने लगती है और चूसकर उन दोनों को अलग सा ही एक्सप्रेशन देती है। सविता जी को ऐसा लग रहा था कि अंजलि पागलों की तरह बिहेव करी, शायद ये मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, और वो बहुत परेशान हो गई। उन्हें लगा कि कहीं इस लड़की में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ये पागल वागल तो नहीं है। शुरू शुरू में तो ये ठीक रही और अब इसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। शायद इसीलिए रवि भी ट्रिप से जल्दी ही आ गया, शायद उसे भी पता लग गया हो कि लड़की मेंटली डिस्टर्ब है। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। उन्होंने फटाफट से रवि को फोन किया, सारी बात बताई और उससे कहा कि तू जल्दी से जल्दी घर पे आ। रवि ऑफिस से वापस आता है। उसके वापस आने के बाद सविता जी उसको सारी बात बताती है। उससे पूछती है जोर डालकर इस बार कि बता तुम लोग जब ट्रिप पे गए थे तो क्या हुआ। तो उसने बताया कि जैसा ये यहाँ पर कर रही है वैसा ही वहां पर भी करती थी। एकदम से उठकर चिल्लाने लग जाती थी, पूरी टाइम रात को चिल्लाती थी, चुप करो तो मानती नहीं थी। होटल वाले जो लोग थे बाकी लोग, उन्होंने कंप्लेन कर दी। दिन में भी ऐसा नहीं था कि शांत बैठती हो, कभी एकदम से हंसने लग जाती अजीब सी आवाज में, कभी रोने लग जाती। इस वजह से वो ट्रिप कैंसिल करके मैं चुपचाप यहाँ पर आ गया। तो सविता जी बोलती तूने बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई। तो उसने कहा कि मुझे लगा आप लोग मेरी बात का विश्वास तो करोगे नहीं, अपने आप ही जब होगा तो खुद देख लोगे। सविता जी ने रवि से कहा एक काम कर, इसको कुछ टाइम के लिए ना इसके मायके छोड़ के आ जा। रवि भी उसकी हरकतों से थोड़ा परेशान हो चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो उसने यही किया, वो अंजलि को उसकी मायके छोड़ के आ गया और करीबन 20-25 दिन अपने मायके रही अंजलि। तब तक इन घर में बिल्कुल शांति रही। उसके बाद एक दिन अंजलि खुद से ही वापस घर पे आ गई। उसने सविता जी से और सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि ऐसा कुछ भी ना हो, मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ। वहाँ पर भी सब लोग मुझे टोकते हैं कि तू ससुराल से इतनी जल्दी क्यों आ गई है, कुछ दिन तो मैंने गुजार लिए लेकिन मैं वापस आना चाहती हूँ। सविता जी को भी उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा कि चल ठीक है तू वापस आ जा, रह ले, पर अच्छे से रहना बेटा, ये सब तुझे क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बता। तो बोलती नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो आई, करीबन 4-5 दिन
अंजलि बिल्कुल ठीक रही, लेकिन 4-5 दिन के बाद उसका वापस से वही नाटक शुरू हो गया। उस दिन रात को सभी लोग सो रहे थे और फिर से घर के अंदर अंजलि के रोने की आवाज गूंजी और इस बार अंजलि घर के अंदर भागती दौड़ती हर कमरे का जो दरवाजा था उसे पीट रही थी बार बार, और उसकी आवाज सुनकर सारे के सारे लोग घर के अंदर जमा हो गए। और वहां अंजलि बीच आंगन में बैठी हुई थी, उसकी साड़ी कपड़े कहाँ जा रहे थे उसे कोई होश नहीं है, और बस वो कभी रो रही थी, कभी जोर जोर से हंस रही थी, कभी रो रही थी, कभी जोर जोर से हंस रही थी, और करीबन आधे पौन घंटे तक उसका यही चलता रहा। और सारे घर वाले खड़े होकर एक दूसरे को और उसको देख रहे थे कि आखिर इसको प्रॉब्लम क्या है। जैसे तैसे उन्होंने रात काटी और सुबह होते ही सविता जी रवि को बुलाती और बोलती कि बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की के ऊपर कोई ऊपर का साया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो इसको, या तो ये पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है, या फिर इसके ऊपर कोई ऊपरी साया है। तो रवि ने कहा कि मेंटली तो मुझे माँ ये नहीं लगती, क्योंकि चीज़ों का बहुत सही ये काम करती है, जवाब देती है, पता नहीं अभी इसको क्या लगा है। आप सही कह रही हो, एक काम करता हूँ, मैं किसी पंडित या तांत्रिक को बुला कर लाता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, जितना जल्दी हो सकता तो आज जा और किसी अच्छे तांत्रिक को लेकर आ। थोड़ी देर बाद रवि आता और अपनी माँ को, इनके एक जानकार पंडित जी थे जिनकी उनकी माँ भी जानती थी, उनके घर में पूजा वगैरह अच्छे से किया करते थे और वो सब तंत्र विद्या का भी उनको ज्ञान था, उनके पास लेकर जाता है। वो सारी बात उनको बताते हैं। तो वो पहले तो उनके घर पे आने से मना कर दे कि मैं तुम्हारे घर तो नहीं आऊँगा, तुम एक काम करो, अपने घर में एक मुट्ठी चावल अपनी बहू को छुआ कर या उसके हाथ से लेकर मुझे यहाँ पे ला कर दे दो, फिर मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। सविता जी ऐसे ही करती है, वो घर पर आती है और अंजलि से बोलती है कि बेटा मुझे एक मुट्ठी चावल ला कर दे दे। अंजलि उनके कहे अनुसार उनको चावल ला के दे देती है। उन चावल को लेकर वो उन बाबा के पास पहुंचती है और उन्हें देती है। वो चावल हाथ में लेते बाबा यूं फेंक देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी बहू के ऊपर किसी ने मारण क्रिया की है। ये बात सुनकर वो चौंक जाती है कि मारण क्रिया। पहले तो उन्हें लगा कि शायद उसके मायके की तरफ से किसी ने कुछ किया हो, तो उन्होंने बोला कि क्या इसके मायके की तरफ से किया है। उन्होंने बोला नहीं, ये तुम्हारे घर से ही हुआ है और किसी बहुत करीबी इंसान ने इसके ऊपर मारण क्रिया करवाई है। सविता जी और रवि ये सुनकर दोनों के दोनों परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है, अगर कोई हमारे घर में है तो वो हम पर कुछ करवाएगा। इस बेचारी को आए हुए तो अभी 1 ही महीना हुआ है। सविता जी जहां पहले अंजलि से नाराज थी, अब एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके ऊपर डेवलप हो गया था कि उनके परिवार की किसी रंजिश या किसी मतभेद की वजह से अंजलि को ये सब सहना पड़ रहा है। वो सब बातचीत कर ही रहते कि तभी उनके पास रूबी का फोन आता है और वो बोलती कि आप लोग जल्दी से घर पर आओ, अंजलि बहुत तेज तेज चिल्ला रही है, बहुत तेज तेज रो रही है। उसकी बात सुनकर रवि और सविता जी दोनों फटाफट से घर पर पहुंचते हैं। उनके साथ साथ वो बाबा भी आ गए थे। वहां पहुंचकर वो देखते हैं तो अंजलि अपने कमरे में बंद थी और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, बहुत तेज रो रही थी, बहुत पीड़ा में हो, बहुत दर्द में हो, और एक ही बात वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो बाबा तुरंत उस कमरे का गेट तोड़ने को बोलते हैं। गेट तोड़ा जाता है और अंदर जाकर देखते हैं तो अंजलि फर्श के ऊपर पड़ी हुई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये देखते हुए सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाके पता लगता है कि शायद गिरने की वजह से उसके यहाँ पे होंठ वगैरह पे चोट आ गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई थी। इसके बाद उसे हॉस्पिटल से वापस लाया जाता है। वहां पर वो बाबा अब भी बैठे थे और सभी परिवार वाले बैठकर बातचीत करके सोच रहे थे। तो उन बाबा ने कहा कि जब तक ये पता नहीं चल जाता कि किसने ये क्रिया की है, इस क्रिया का तोड़ नहीं हो सकता। हमें पहले पता करना पड़ेगा कि आखिर ये मारण क्रिया की किसने है। तभी सविता जी को याद आता है, वो बताती है कि जिस दिन ये लोग ना घूमने के लिए जा रहे थे तो एक सामने औरत रहती है, वो अंजलि का हाथ उसने पकड़ा था और उससे उसकी चूड़ियां टूट गई थी, कहीं वो तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हम सीधा किसी पर शक नहीं कर सकते, एक काम करते हैं, मैं अपने गुरुजी से मिलकर आता हूँ, वो कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। अगले दिन वो जो बाबा थे वो वापस आते हैं। एक अंडा उनके हाथ में था और उस अंडे को लेकर वो सबसे पहले अंजलि के कमरे में जाते हैं। अंजलि बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसको नींद की दवाइयाँ दी हुई थी ताकि वो वापस से उस तरह से बिहेव ना करे। उसके चारों तरफ उस अंडे को घुमाते हैं। उसके बाद पूरे घर के अंदर घूमते हैं और घर से निकलते टाइम वो उस अंडे को घर के बाहर रख जाते हैं, मतलब देहली जो होती है ना उसके साइड में। और सविता जी से कहकर जाते हैं कि आप लोग अपने घर में अपने आसपास ध्यान रखना, अगर आपके घर में आपके आसपास किसी को भी खून की उल्टियां हो तो समझ जाना कि मारण क्रिया उसी ने की है। ये सब बोलकर वो बाबा वहां से चले जाते हैं। अब सबके सब लोग इंतजार करते हैं कि आखिर खून की उल्टियां होगी किसको। पहले तो उन्हें लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। शाम होते होते इनके सामने एक लड़की रहती थी रीमा, जिसे खून की उल्टियाँ शुरू हुई और उन्हें ये बात ऐसे पता लगी कि उसकी माँ दौड़ती हुई रवि के पास आई और आकर बोली कि बेटा रीमा को खून की उल्टी हो रही है, इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। ये सब उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि रीमा रवि की बचपन की फ्रेंड थी
और वो इनके घर में बेटी की तरह ही आया जाया करती थी। उन्हें लीस्ट एक्सपेक्टेड था कि रीमा ये सब करवा सकती है। रवि उनके साथ रीमा को डॉक्टर के लेके जाता है, चेकअप वगैरह करवा के वो वापस ले आता है। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं थी। उसको छोड़कर वो सविता जी के पास आता है और उनको बताता है कि किस तरह से उस लड़की को खून की उल्टी हुई है। और इतना सुनकर ये दोनों के दोनों बाबा के पास पहुंचते हैं। उनको जाकर बताते हैं कि उनके सामने रहने वाली लड़की रीमा को खून की उल्टियां हुई है और जैसा आपने कहा था उसी ने ये मारण क्रिया करवाई है। तो बाबा कहते हैं कि अब जब ये पता लग गया है कि मारण क्रिया किसने की है तो हमें इसकी काट करनी होगी। आपको एक छोटा सा काम करना होगा, कैसे भी करके उस लड़की के एक जोड़ी कपड़े आप मुझे ला के दे दीजिए, फिर उसके बाद इस मारण क्रिया की काट कर दूंगा और आपकी बहू हमेशा हमेशा के लिए इस चीज़ से आज़ाद हो जाएगी। सविता जी को ये काम टफ लगा, लेकिन क्या करती, करना तो पड़ेगा ही। तो घर पहुंचकर वो रीमा के हालचाल पूछने उसके घर पर गई। ऑल्दो उनका मन बिल्कुल नहीं था क्योंकि उन्हें उसकी सच्चाई पता थी, लेकिन फिर भी वो नाटक कर रही थी। वहां बैठकर उन्होंने उस रीमा से, उसकी मदर से बातचीत की। वहां पहुंचने के बाद जो रीमा की मदर थी वो उनके लिए पानी वगैरह लेने जाती है उठकर। तभी जो रीमा थी वो सविता जी से बोलती है, आंटी आपको याद है आपने कहा था कि आप रवि की शादी मुझसे करवाओगे, लेकिन आपने रवि की शादी अंजलि से करवा दी। और शायद ये सब इसीलिए हो रहा है कि आप रवि का अंजलि से तलाक करवा दो और मुझसे उसकी शादी करवा दो। उसकी बात सुनकर सविता जी शॉक्ड रह गई और अब उन्हें कंफर्म हो गया था कि इस चक्कर में ही इसने अंजलि के ऊपर मारण क्रिया की है। वो वहां से उठती है और जाते टाइम वो जब घर से गुजरे तो देखती है कि एक तार पर जो कपड़े सूख रहे थे उसमें रीमा के कपड़े भी सूख रहे थे। वो चुपचाप आंख बचाकर वहां से 2 कपड़े खींचती है और उस घर से निकल जाती है। अब उस रात वो बाबा सविता जी के घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद उन्हें वो कपड़े देती है। अंजलि अंदर रूम में सोई हुई थी, करीबन रात को वही 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का टाइम था। वो बाबा अंदर जाते हैं, अंजलि के ऊपर से उन कपड़ों को ऐसे घुमाते हैं। वो बाबा जब आए थे तो अपने साथ एक बकरी को लेकर आए थे छोटी। आने के बाद वो आंगन में बैठते हैं, पूजा वगैरह करते हैं और वो कपड़े जो थे उस बकरी को पहना देते हैं। उसको पहनाने के बाद उसे तिलक वगैरह लगाते हैं, उसके ऊपर कुछ सिंदूर वगैरह सब फेंकते हैं और अपनी पूजा शुरू करते हैं। सविता जी की आंखों के सामने सामने थोड़ी देर में वो बकरी छटपटाने लगती है और छटपटाते छटपटाते उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद वो बाबा रवि से कहते हैं कि इसको ले जाओ और कहीं सुनसान इलाके में ले जाकर इसको दफन कर दो। रवि वैसा ही करता है। करीबन 1-1.5 घंटे के बाद रवि वापस आता है। उसके आने तक सारा पूजा वगैरह का सामान समेट लिया गया था और सब लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। तब वो बाबा बताते हैं अंजलि के ऊपर जो मारण क्रिया की गई थी उसका असर होना शुरू हो गया था और वो सीधा अंजलि के शरीर से इस क्रिया को नहीं हटा सकते थे, उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए उन्होंने इस बकरी का सहारा लिया और अगर वो इस क्रिया को सीधे हटाने की कोशिश करते तो उस इंसान की जान चली जाती जिसने क्रिया की थी, क्योंकि उसके ऊपर वापस चली जाती और वो किसी इंसान की जान लेना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने बकरी को रीमा के कपड़े पहनाए और उसके ऊपर उस क्रिया को उतार दिया जिससे उस बकरी की मौत हो गई। इसके बाद उन बाबा ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि सविता जी अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन ये ज़रूरी है। आपको अपने बेटे बहू को अपने से थोड़ा दूर भेजना होगा, तभी इनका वंश चल पाएगा, वरना ये हमेशा इसी तरह से परेशान रहेंगे। क्योंकि क्रिया तो खत्म हो गई लेकिन इसका असर खत्म होने में समय लगेगा। कम से कम 2 से 3 साल आपको अपने बेटे बहू को इस घर से अलग रखना होगा। उनकी बात सुनकर सविता जी परेशान हो जाती है। उनका इकलौता बेटा जिसकी अभी भी शादी हुई है वो उसे कैसे अलग कर सकती है। वो बाबा फिर बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है कि अंजलि के ऊपर ये चीज़ें वापस से हावी होना शुरू कर दें। बाकी आप समझदार हैं, मैं यहाँ से चलता हूँ। अब उनके जाने के बाद जहाँ एक संकट टला था, दूसरा संकट सविता जी के ऊपर आ गया। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि शादी होने के बाद अपने बच्चे को अपने से अलग करेंगी। वो बहुत परेशान थी और जैसा उन बाबा ने कहा था 10-15 दिन के अंदर वैसा ही वापस से शुरू हो गया। अंजलि फिर से बहुत स्ट्रेंज बिहेव करने लगी। कई बार बैठे बैठे वो रोने लगती, कई बार हंसने लगती, काम करने को कहो तो लड़ने पर उतार हो जाती। बहुत जिद्दी वो हो चुकी थी, घर का माहौल उसने अजीब सा कर दिया था और सविता जी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक दिन ऐसे ही परेशान अपना मुंह लटकाकर वो अपने घर के बाहर शाम को बैठी हुई थी कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाली एक लेडी सीमा जी उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि दीदी आप बहुत परेशान हो, मुझे पता है आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो सविता जी ने बताया कि उन्होंने सब कुछ इलाज करवा लिया लेकिन उनकी बहू ठीक ही नहीं हो रही और वो बहुत परेशान है। जब से बच्चे की शादी हुई है कुछ ना कुछ घर में संकट चल ही रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पहचान के एक बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं
और वो आपका इस चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अभी मिलवाती हूँ। पर सविता जी जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये सब तो मैंने करवा लिया है, बाबा बाबा से कुछ भी नहीं होता है, पैसा भी खर्च हो गया, टाइम भी गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप एक बार मेरे कहने से चलो। वो ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं, वो बहुत पहुंचे हुए इंसान है और मुझे पक्का पता है कि आपके घर की प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर कर देंगे। सविता जी कहती है अच्छा ठीक है, अगर आप को इतना विश्वास है तो चलते हैं। तो वो उनसे फ़ोन करके बात करती है, बाबा से टाइम लेती है। उन्होंने कहा था कि भाई आप अपने बच्चों की और अपनी कुंडली भी साथ में लेकर आएँ, और इस तरह से सविता जी उन बाबा से मिलने पहुंचती है। वो उनसे पूरी बात सुनते हैं, क्या हुआ घर में, कैसे हुआ। उसके बाद वो अंजलि की, रवि की और इनकी सारे मतलब तीनों की ही कुंडली देखते हैं, और बहुत सोच विचार करने के बाद वो कहते हैं एक बार ये देखना पड़ेगा कि आखिर है क्या है और क्या नहीं है। तो वो एक ताबीज़ लेते हैं, वो ताबीज़ सविता जी को देते हैं और कहते हैं कि ये आप अपनी बहू के गले में बांध देना। इस ताबीज़ को बांधने के थोड़ी देर बाद अगर वो चिल्लाना शुरू कर दे तो आप समझ लेना कि कोई ना कोई गड़बड़ है, और उसके बाद ही हम लोग आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। सविता जी जाती है, घर में सबको ये बात बताती है और रवि से कहती है कि बेटा ये धागा तो अंजलि के गले पे बांध दे, बस उसको बताना मत कुछ भी। और सविता जी ने भी अंजलि को कुछ भी नहीं बताया था। अब रवि जाता है और अपनी वाइफ के गले में वो धागा बांध देता है, और धागा बांधने के 5 मिनट के अंदर ही वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है, इस तरह से उसके गले के अंदर कुछ चल रहा हो। रवि उसको देखते ही भाग के जाता है, उस धागे को तोड़ता है, फेंक देता है और बोलता है कि माँ तुम पागल हो गई हो, ये जाने कहाँ से धागा लेकर आ गई हो, क्यों परेशान कर रही है उसको। सविता जी बोलती है परेशान कर रही हूँ बेटा, परेशान तो उसने कर रखा है, मैं तो बस इसे ठीक करवाना चाहती हूँ। रवि गुस्से में बोलता है नहीं कराना मुझे कुछ ठीक भी, आप लोग ऐसा करोगे तो मैं आप लोगों से अलग हो जाऊंगा। सविता जी कहती है अलग हो जाऊंगा मतलब, तो आपको याद नहीं कि वो बाबा कहकर गए थे कि अगर आप इनको सही सलामत रखना चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए आपको इन लोगों को अपने आप से अलग करना होगा, लेकिन आप पता नहीं किस बाबा के पास पहुंच गए और नया से फिर से कोई इलाज लेकर आ गई। इस तरह से माँ बेटे के अंदर तू मैं हुई, और खैर फिर मामला शांत हुआ। दोनों नाराज होकर एक दूसरे से अपने अपने कमरों के अंदर चले गए। अगले दिन सविता जी फिर से उन बाबा के पास जाती है और जाकर बोलती है कि जैसे मैं वो धागा उसके गले पे बंधा और वो बहुत तेज चलाने लग गई, और उसके बाद मेरे बेटे ने उसका वो धागा खोल दिया। तो बाबा हंसते हुए बोले जो मैंने आपको दिया था वो कोई ताबीज नहीं था, वो एक नॉर्मल धागा था, और आपकी बहू नाटक कर रही है। मैंने उसकी कुंडली देखी, आपके बेटे की कुंडली देखी और आपकी कुंडली देखी, आपके घर में ऐसे किसी दोष की कोई जगह ही नहीं है, और जो आपको किसी ने बताया था मारण क्रिया की गई है वो सब झूठ था, ऐसी कोई क्रिया उसके ऊपर नहीं की गई है। ये सुनकर सविता जी के होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे मैं एक बात बता दूं, ऐसा बात बताने वाले लोग भी कम मिलते हैं जो जेन्युइनली बता पाए, वरना लोग तो और फंसा लेते हैं कि चलो इनसे और पैसे कूटे जाएं, जब एक भ्रम में तो है ही तो भ्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। अब सविता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनको समझ में आ गया था कि उनकी बहू उनसे अलग होना चाहती है और उनके बेटे को उनसे अलग करना चाहती है। वो सीधी तिलमिलाते हुए घर पहुंचती है, घर पहुंच के सबको ये बात बताती है और रवि से बोलती है कि रवि इसको अपनी माँ के यहाँ छोड़ के आ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू जो मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाहती हो। उस टाइम पर अंजलि कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप रवि के साथ अपने मायके चले जाती है। करीबन 20-25 दिन वहां गुजारने के बाद वो वापस से इनके घर पर आती है और आकर सविता जी से बात करती है। सविता जी उसको देखते ही गुस्से में हो जाती है, पर वो आते उनके पैर पकड़ लेती है और उनसे माफी मांगते बोलती है कि माँ जी ये जो भी कुछ था ये सब कुछ नाटक था, और ये नाटक मैं आपके बेटे रवि के कहने पर कर रही थी। पहले तो उनको उसकी बात पे विश्वास ही नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसा नाटक कैसे कर सकता है, लेकिन फिर अंजलि सारी पोल पट्टी खोलना शुरू करती है। उसने बताया कि रवि चाहता था कि वो आप लोगों से अलग हो, क्योंकि इस घर के अंदर बंदिशें बहुत है, वो अपनी लाइफ को फ्रीडम से जीना चाहता था। आप हर छोटी छोटी चीज में उसके इंटरफेयर करते हो, और बिल्कुल उसकी माँ बिल्कुल वैसे जैसे बचपन से उसे पाला था, हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना, लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद इतना इंटरफेरेंस सहन नहीं करते हैं, और शादी होने के बाद तो और भी ज़्यादा। और कई लोगों को शादी होने के बाद अपनी एक अलग फ्रीडम चाहिए होती है, उन्हें अलग रहना होता है, अपने हिसाब से जीना होता है, लेकिन वहाँ एक माँ का प्यार था, वहाँ एक बच्चे की फ्रीडम थी। तो रवि ने सब कुछ प्लान किया था। उसी ने अंजलि से कहा था कि कुछ दिनों में हम लोग यहाँ से अलग हो जाएंगे और अपने हिसाब से जिएंगे, इसीलिए तुमको मेरा साथ देना होगा। उसने कन्विंस किया समाओ अंजलि को, और फिर इन्होंने शिमला ट्रिप से वो नाटक शुरू किया। वो जो तांत्रिक था पहला, वो उसको रवि ने सेट किया। रीमा रवि की बचपन से बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने उससे हेल्प मांगी, वो भी उसके इस प्लान में उसके साथ इंडल्ज हुई, और इस तरह से अंजलि ने हर एक बात उसकी माँ को समझाई। शुरू में तो सविता जी को भी लगा कि अंजलि ही झूठ बोल रही है, बट फिर अंजलि ने बताया कि आपने वो जो ताबीज लाके दिया था उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे रवि ने आके बताया था कि इस ताबीज़ को पहन के तुम चिल्ला देना, क्योंकि माँ किसी तांत्रिक से इस ताबीज़ को लेकर आई है। इससे उनको कंफर्म हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और फिर वो शायद हम लोगों को अलग रहने के लिए बोल देगी, जैसा पिछली बार तांत्रिक ने कहा था।
और इस प्लान के हिसाब से उसने ये काम किया था, लेकिन सारा पासा उल्टा पड़ गया जब आप जिन तांत्रिक के पास गई थी उन्होंने आपको सच्चाई बता दी। इस तरह से सविता जी का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, बिल्कुल भरोसा उठ गया उनका अपने बच्चे के ऊपर से कि उनके बेटे को अगर उनसे अलग रहना था तो वो खुद आके उनसे बोल सकता था। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? तो अंजलि ने बताया कि वो आपसे बहुत डरते हैं, उन्हें ऐसा पता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि वो या हम दोनों आपसे अलग रह सके। मैं आपसे अलग रहना नहीं चाहती हूँ, वो ही आपसे अलग रहना चाहते हैं। मैं इस घर में बहुत खुश हूँ, सब लोग मुझे प्यार करते हैं। शुरू का 1 महीना जो मेरा गुजरा वो बहुत अच्छा था और मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सविता जी रवि के साथ बैठती हैं, उसको सारी बात समझाती हैं। रवि भी अपने मन की सारी बातें उनसे करता है कि किस तरह से उसको भी थोड़ी बहुत फ्रीडम चाहिए, उसकी लाइफ है, ये सब कुछ है। सब कुछ सेटलमेंट होता है और इस तरह से इसके बाद वो लोग इनके लिए अपने ही घर के ऊपर एक पोर्शन बनवाते हैं जिसकी एंट्री एग्जिट अलग रखते हैं और अब उनकी लाइफ में वो थोड़ा कम इंटरफेयर करते हैं क्योंकि सविता जी भी समझ चुकी है कि उनका बेटा बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है और उसको भी अपनी लाइफ अपनी तरह से जीनी है। तो इस तरह से इस कहानी का अंत होता है जहां पर रवि ने प्लान किया सुपरनैचुरल पावर्स का हवाला देकर, जैसे तैसे उसने प्रूव करना चाहता था कि उसकी बीवी के ऊपर कोई ऊपरी साया है और जब तक वो इस घर से दूर नहीं जाएगा तब तक उनकी लाइफ ठीक नहीं हो सकती है। तो देखा आपने लोग कहां कहां किस किस तरह से प्लान कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी प्लानिंग भी सक्सेसफुल हो सकती है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।